गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बाद में जो अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था एल्डिहाइड, कीटोन्स एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम चर्चा करेंगे आज आपके सामने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी मैं इसको कैटेगराइज दो टुकड़ों में कर सकता हूं, एक एलिफेटिक, एक तो कहा मैंने आपके सामने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक, और दूसरा कहा मैंने आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमने इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। अब अगर इनके संरचना सूत्रों की बात करें, ठीक है, तो इनका जो जर्नल फार्मूला होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, या तो आप इसे कहेंगे HCOOH, ये इसका प्रथम यौगिक होता है, ठीक है, ये इसका प्राथमिक यौगिक है, या जो इसका फार्मूला होगा RCOOH, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक इसी प्रकार से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम R के स्थान पर एरोमेटिक वलय का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो जर्नल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ARCOOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया। वन इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जर्नल फार्मूला HCOOH, H इसके प्राथमिक यौगिक यानी प्रथम यौगिक को प्रदर्शित करता है, या RCOOH, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ARCOOH। ठीक, अब इनके एक एक एग्जाम्पल्स को भी मैं यहाँ साथ साथ डिस्कस करता चलता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जाम्पल की। तो मेरे पास एग्जाम्पल हो सकता है HCOOH, ये प्राथमिक यौगिक मैंने बताया, ठीक, या इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ CH3COOH, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसी प्रकार से इसका अन्य एग्जाम्पल हो सकता है CH3CH2COOH, और अन्य एग्जाम्पल अगर मैं लेने लगूं तो CH3CH2CH2COOH। तो इस तरह से हम R के स्थान पर H, CH3C2H5 या CH3CH2CH2 का प्रयोग करेंगे, और बाकी COOH जो का त्यों है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं। अब अगर मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं तो मैं इसका एक साधारण सा उदाहरण ले सकता हूं आपके सामने, और वो है हमारा C6H5COOH। ठीक, या अगर आप इसको वलय के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो आप एरोमेटिक वलय में क्या कर देंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को जोड़ देंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इनके IUPAC नाम की ओर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो IUPAC में जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके लिए जर्नल फार्मूले के रूप में एक शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, एल्केन ओइक एसिड। क्या नाम हुआ? एल्केन ओइक एसिड। तो मेनली एल्केन जो है वो कार्बन परमाणु की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, और COOH के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं वो होता है आपका ओइक एसिड। ठीक, अब अगर इसी के आधार पर हम जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं एलिफेटिक के, उनके IUPAC नेम्स की अगर मैं चर्चा करूं तो HCOOH, ये इसका पहला यौगिक था, तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? एल्केन यानी मैथेन, और नाम हो गया ओइक एसिड। तो इसका जो IUPAC में नेम हुआ मैथेनोइक एसिड, इसमें दो कार्बन हैं तो इसका नाम हुआ एथेनोइक एसिड। ठीक,
एथेन ओइक एसिड, CH3COOH, इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन होने के कारण ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम इनका IUPAC में नेम एल्केनोइक एसिड के आधार पर लिख सकते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक, अब अगर मैं बात करूं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वैसे तो इसका नाम C6H5COOH का होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक, लेकिन जब ये किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है तो इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा हमें लिखना होता है। तो अगर मैं एक दूसरे नाम की बात करूं तो मैं बेंजीन रिंग तो है ही है नीचे एरोमेटिक वलय, तो बेंजीन, और जब ये COOH किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है तब हम इसके लिए पूरा का पूरा नाम हम प्रयोग में ला सकते हैं, और वो क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करता हूं तो मैं ओइक एसिड का प्रयोग करूंगा, यानी जो इनका IUPAC में नेम होगा वो एल्केनोइक के आधार पर एक्सप्लेन किया जाएगा, और जब मैं एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए COOH समूह की बात करता हूं तो उसके लिए हम जो सफिक्स होता है उस सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजीन वलय के साथ पूरा नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को रख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए तो ये था इसका जर्नल जानकारी, आपको सामान्य जानकारी इसके बारे में आपको ये प्राप्त हुई। मैं जरा इसके सामान्य नाम पद्धति की ओर बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है मेरे पास में। एक एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको HCOOH का, तो IUPAC में इसको मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, लेकिन अगर मैं इसकी सामान्य नाम पद्धति की बात करूं तो इसको फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड जो मैंने CH3COOH लिया था जिसे एथेनोइक एसिड IUPAC ने कहा था, इसे हम CH3COOH को एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये सामान्य नाम है, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये IUPAC नेम नहीं है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सामान्य नाम पद्धति की, इनके सामान्य नाम कहाँ से लिए गए हैं। और एक चौथा यौगिक आपके पास में था CH3, तीसरे की कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, CH3 CH2 CH2 COOH, ये था जिसे हमने ब्यूटेनोइक एसिड कहा था, है ना, इसको ब्यूटायरिक एसिड के नाम से सामान्य नाम के रूप में जाना जाता है। अब इनके जो ये सामान्य नामों की उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है। जैसे जो ये HCOOH है जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है फॉर्मिका। क्या कहा, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चीटी, लैटिन भाषा में फॉर्मिका, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लाल चीटी। तो लाल चीटी के जो डंक होते हैं, ततैयों के जो डंक होते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी, ततैयाँ, बर या लाल चीटियाँ जो डंक मारती हैं, उनके डंक में फॉर्मिका यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण आपको जलन महसूस होती है और सूजन महसूस होती है। तो चूंकि सर्वप्रथम इसको लाल चीटी से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसलिए इसका लैटिन भाषा में जो नाम लिया गया वो फॉर्मिका, लैटिन शब्द से क्या बना दिया गया, फॉर्मिक एसिड बना दिया गया। इसी तरह से अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति एसिटम नाम से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है ये भी एसिटम, जिसका मतलब होता है सिरका। तो सिरके से आप भली भांति परिचित हैं, तो इसको भी सिरके से प्राचीन अवस्था में, पुराने समय में इसको सिरके से प्राप्त किया गया था। ठीक, सिरका ही एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, ये मान करके आप चलें कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को ही हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो एसिटम लैटिन भाषा का शब्द है और यहीं से शब्द की उत्पत्ति हुई है एसिटिक अम्ल। इसी तरह से ब्यूटायरिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, ब्यूटायरिक एसिड ये जो बना है, एक शब्द है ब्यूटीरियम, ब्यूटीरम, ये शब्द है
ब्यूटीरम, जिसका मतलब होता है विकृत गंधी, विकृत गंध यानी मत, और विकृत गंध यानी जो बुरी बैड स्मेल्स होती हैं। और किसकी बैड स्मेल्स? जो मक्खन बटर होता है, तो बटर की जो बैड स्मेल्स होती हैं, यानी ये बटर से, बटर को लैटिन भाषा में हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीरम बोलते हैं। तो चूंकि इसको सर्वप्रथम ब्यूटीरम से बनाया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया, ब्यूटाइरिक एसिड दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो नाम पद्धति है वो उनके लैटिन भाषा के शब्दों से आधारित है। तो इन तीनों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अभी एक चीज की और मैं बात कर लेता हूं, उसके स्ट्रक्चर की, है ना। तो स्ट्रक्चर अगर मैं इसका प्रदर्शित करना चाहूं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर के रूप में मैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूं। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। ये देखिएगा, यानी इस आर सी डबल ओ एच को मैंने एक संरचना सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ये मैंने इसका क्या बना दिया? संरचना सूत्र। ठीक, अब जो संरचना सूत्र है उसमें आपको पता है हम संयोजकताओं को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर दी गई है। अब एक छोटी सी चीज और ध्यान देनी है आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा समूह है जिसमें दो प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। एक कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद होता है इसमें, राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा ओ एच, ये भी मौजूद होता है। ठीक, तो ये कौन सा है? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस तरह से आप इसकी जितनी रिएक्शंस देखेंगे, यानी जो भी आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की देखेंगी, वो उसमें कुछ लक्षण कार्बोनिल समूह के भी उपस्थित होंगे और कुछ हाइड्रोक्सिल समूह के भी उपस्थित होंगे। तो इस तरह से ये भी एक छोटा सा पॉइंट है संरचना सूत्र में आपको ध्यान रखने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो समूह उपस्थित होते हैं, एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल। वैसे तीसरा भी आपको दिखाई दे रहा है, एल्किल समूह भी इसमें उपस्थित होता है, लेकिन मुख्यतः ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह की जो रासायनिक समीकरण है उनको प्रदर्शित करने का काम करता है। अभी एक और छोटा सा टॉपिक मैं इसका लेकर के चलूंगा, वो है इसकी अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना, तो अनुनादी संरचना की व्याख्या अगर मैं करने लगूं तो मैं इसी आधार पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, एक संरचना ये हो गई इसकी। आर कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, इसलिए उसको मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, मैं केवल COOH का अनुनादी संरचना को यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा हूँ। एक चीज और ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप रख करके देख सकते हैं, 8 यानी 2 6, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ गया, एक ये वाला आ गया, बचे कितने? 4। तो इस तरह से आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किए गए होंगे ताकि इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। फिर इसकी एक अन्य अनुनादी संरचना की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां से CO एंड H, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड कम हुआ, जब इसने ग्रहण किया तो ये ऋणी हो गया, और इसने दिया तो ये कौन हो गया? धनी हो गया। ये इसकी दूसरी अनुनादी संरचना है कार्बोकैटायन की। ठीक है, अब यानी ये देखिएगा कार्बन जो है इसका कैसा है? धनायन है। ठीक, एक तीसरी और अनुनादी संरचना की अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो इसी प्रकार से यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहां देखिएगा आप अनुनादी संरचना जो आपको दिखाई देगी,
O माइनस, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया और OH। जब यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2, और इस पर चूंकि इसने दिया तो ये कैसा हो गया, धनी हो गया। तो इस तरह से इसकी 3 अनुनादी संरचना उपस्थित होती हैं, जिसमें कार्बन जो होता है वो कैटायन यानी धनायन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, और पेज नंबर 390 पर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको दिए गए हैं, उनके IUPAC नेम्स क्या होंगे, इनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। इनमें से कुछ के जिनके मुझे सामान्य नाम भी महत्वपूर्ण लगते हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCOOH। अभी मैंने इसको बताया था, सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या कितनी, 1, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभी IUPAC में नाम अभी आपको एक्सप्लेन किया था एल्केनोइक एसिड, तो इसी से इसका नाम बना मैथेनोइक एसिड। इसका IUPAC में नेम हुआ मैथेनोइक एसिड। इसकी बात करता हूं तो एक और एक 2 कार्बन होने के कारण इसको क्या कहूंगा मैं, एथेनोइक एसिड। फिर इसके बाद 1 2 3 कार्बन होने के कारण 3 कार्बन की श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। तो बड़े सिंपल से IUPAC नेम होते हैं। इसमें 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला होने के कारण इसको क्या कहेंगे हम, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम इसके IUPAC नेम लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे यौगिक आपको पहले भी पढ़ाए गए हैं। मैं इसको खोल करके लिख देता हूँ, CHCOOH, और ये C पे CH3 का होल ट्वाइस है, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का हो सकता है। काउंटिंग अगर आप करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन, लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है सबसे पहले, और दूसरे पर कौन, मैथिल, दूसरे पर कौन है, मैथिल। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2 मैथिल, ठीक, प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC में नेम होगा 2 मैथिल प्रोपेनोइक एसिड। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 1 और 2 कार्बन, ठीक, दोनों काउंटिंग में आए हैं, तो इसको एथेन है ना, 1 पर और 2 पर 2 ओइक एसिड हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 2 डाइओइक एसिड, लेकिन चूंकि एथेन डाइओइक एसिड का कोई और संरचना सूत्र पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप 1 और 2 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं एथेन डाइओइक एसिड, ये भी इसका IUPAC में नेम हो सकता है। ठीक है, एथेन तो 2 कार्बन के लिए, डाई 2 ओइक एसिड COOH के लिए। ठीक, इसी प्रकार से 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। चाहे तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं 1 2 3, तो आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, इसको खोल करके लिख दीजिएगा। देखिए 1 का मैं बता रहा हूँ, आगे के सेम इसी प्रकार के हैं, HOOC CH2 CH2 है ना, और COOH। CH2 का होल ट्वाइस का मतलब यही है, तो ये मैंने या करके लिख दिया। और इसका नाम 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के कारण इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन। और 1 पर और 4 पर है ना, 1 पर और 4 पर क्या मौजूद हैं, 2 ओइक एसिड मौजूद हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड।
यहाँ ठीक इसी प्रकार से CH2 का होल थ्राइस और CH2 का होल 4, ये सेम इसी प्रकार से कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ 5 कार्बन हो गए और यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, 4 ये, 5 और 1 6। तो इसी तरह से इसमें 3 1 4 1 5, तो आप इसको क्या कहेंगे, पेंटेन। ठीक, और 1 पर, और अब की बार कहाँ जाएगा, 5 पर। ठीक है, पेंटेन 1 5 क्या, डाइओइक एसिड। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे आप, हेक्सेन 1 6। ठीक, डाइओइक एसिड। तो बड़े सिंपल IUPAC में नेम है, एल्केनोइक एसिड के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इस यौगिक को चेक करेंगे जरा एक बार, इस वाले यौगिक को, इसको भी जरा मैं संरचना सूत्र के रूप में खोल करके लिखता हूँ, CH2COOH। ध्यान देंगे आप, CH-COOH और CH2COOH। देख लीजिएगा आप, COH ये रहा, CH2 ये रहा, CH ये रहा, उस पे COOH ये रहा, CH2 ये उपस्थित है और उस पे COOH ये उपस्थित है। अब देखिए काउंटिंग की बात आती है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम आपको चुनना है। तो आपके हिसाब से जो 1 2 3 4, फिर ये क्या होगा, और अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5, तो फिर ये वाला ग्रुप छूटता है। तो ऐसी अवस्था में जब समान क्रियात्मक समूह है ना सभी कार्बन पर उपस्थित हो, ठीक, तो उनके लिए हम अलग विधि का प्रयोग करते हैं, हम उनको काउंटिंग में नहीं लाएंगे। ठीक, और इस तरह की चीजें मैं पहले भी, इससे पहले चैप्टर में भी जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। और 1 पर 2 पर और 3 पर, देखिए 1 पर 2 पर और 3 पर क्या, ट्राई 3। अब मैं इसे ओइक एसिड नहीं लिखूंगा, बल्कि इसका जो एरोमेटिक वाला नाम लिया था मैंने, वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाले नाम का मैं इसका प्रयोग करूंगा। अगर ऐसी अवस्था होती है तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूहों के साथ समान व्यवहार। एक नियम है IUPAC का कि सभी क्रियात्मक समूहों के साथ समान व्यवहार हमें करना है। तब जब हम समान व्यवहार करेंगे तो उसको जो सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तब उसका यही नाम हमें लिखना होगा। तो 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन, और पहले, दूसरे और तीसरे पर समान व्यवहार करने के कारण इसको हमने क्या कहा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा। ठीक, इस एग्जाम्पल को विशेष रूप से अभी ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ यौगिक मैंने आपको बताए थे जिनके सामान्य नाम भी अब आपको जानने थे, जैसे HCOOH, इसको हम क्या कहते थे, फॉर्मिक एसिड। अभी मैंने इसका जिक्र किया था, ये वही है जो लाल चींटियों के डंक या मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। CH3COOH, एसिटम शब्द का भी प्रयोग किया था, और इसको हम एसिटिक एसिड यानी सिरके के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जी इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको दिखाई दे जाए COOH या COOH, या ऐसे भी लिखा हो सकता है COOH का होल ट्वाइस। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसको हम जो बोलते हैं वो किस नाम से जानते हैं, ऑक्सैलिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनके आपको कॉमन नेम, सामान्य नाम भी आपको याद रहने चाहिए। और IUPAC नेम्स में ही आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगा कुछ एरोमेटिक वलय के साथ में उपस्थित, है ना, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों के नाम के बारे में। देखिए ये एग्जाम्पल आपके पास है, ऐसा ना हो कि आप इसको देख करके घबरा जाएं और ये कहीं आपको ऐसे दिया जाए और आप सोचें ये पता नहीं हमें क्या दे दिया। ठीक, इससे कोई घबराने की बात नहीं है ना। अब इसका नाम 2 तरीके से दिया जा सकता है। ठीक, एक तो हम इसको बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं,
एक मैंने आपको तरीका बताया था कि जब हम एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण करते हैं आईयूपीएससी में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द का प्रयोग हमें करना होता है। एक और इसका मैं नाम रख सकता हूं फिर, या इसे मैं क्या कह सकता हूं, बेंजीन। बेंजीन तो है ही है ये, C6H5, और इस पर कौन उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है। तो इसके दो नाम आपको आपकी बुक्स में या सिलेबस में चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। कहीं पर इसको बेंजोइक एसिड कह देगा, ठीक, और कहीं पर इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से भी लिख सकता है, ठीक। इसकी बात करता हूं तो पहला कार्बन हमेशा क्रियात्मक समूह को रखना होगा, फिर दो कार्बन के कारण इसको हमने क्या कहा, एथेन ओइक एसिड। लेकिन दूसरे कार्बन पर फेनिल समूह उपस्थित है, तो हम इसका पूरा नाम अगर लिखने लगे तो हम इसको क्या कहेंगे, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। ये फिर वही आ गया कि समान क्रियात्मक समूहों के साथ समान व्यवहार, ठीक। तो अगर आप इसको पहला कार्बन मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, तो रिंग तो ये बेंजीन है, ठीक। और पहले और दूसरे कार्बन पर, पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर कौन उपस्थित है, 2, और समान क्रियात्मक समूह के साथ समान व्यवहार करते हुए पूरा नाम हमें लिखना पड़ेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में हैं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसका सामान्य नाम आप आईयूपीएससी नाम बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं। एक ये वाला यौगिक आपको याद रखना है, इसको हम हैलिक अम्ल के रूप में जानते हैं। तो कुछ मैंने आपको सामान्य नाम भी आपको बताए हैं, तो जिनके मैंने सामान्य नाम आपको बताए हैं, कम से कम उनके सामान्य नाम आपको याद होने चाहिए। पेज नंबर 390 पर ही आईयूपीएससी मेंस की टेबल के नीचे आपको आईयूपीएससी मेंस पर ही आधारित एक पाठ में ही प्रश्न 12.6 आपसे पूछा गया है, जिसमें 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं और इन चारों कंपाउंड्स के आईयूपीएससी में नेम आपसे पूछे गए हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पीएच ये फेनिल समूह के लिए है। अगर आप इसे बनाना चाहें ना स्ट्रक्चर को, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए उसने आपको दिया है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 एंड COOH, इस तरह से उपस्थित हो जाएगा। तो काउंटिंग जब आप करेंगे 1, 2 और 3 कार्बन फेनिल समूह को छोड़ेंगे, ठीक। तो तीसरे पर फेनिल और नाम प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो गया यूपीएससी में 3-फेनिल, ठीक, प्रोपेन ओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएससी में नेम हो गया, ठीक। इसकी बात करता हूं तो सारे एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को मैं कन्वर्ट करता हूं, CH COOH और CH3 का होल ट्वाइस, यानी एक CH3 यहाँ लगा दीजिएगा, एक यहाँ पर लगा दीजिएगा। काउंटिंग क्रियात्मक समूह से 1, 2, 3, 4। आप देखेंगे तीसरे पर मैथिल, ठीक है, तीसरे पर मैथिल। वैसे तो तरीका क्या है, सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ कि आप सीधे सीधे लिखने में सक्षम है, इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। लेकिन मेथड क्या है, सबसे पहला होता है कार्बन परमाणु की श्रृंखला का नाम लिखना। तो 4 कार्बन हैं इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूट। एन नहीं कहेंगे क्योंकि दूसरे पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ब्यूट 2 इन। और पहले पर ओइक एसिड मौजूद है, 1 ओइक एसिड। ये तरीका है, ठीक। और तीसरे पर कौन है, मैथिल समूह मौजूद है, तो ये हो गया 3 मैथिल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसकी तरफ को आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे पहला काम होता है आपको कार्बन परमाणु की श्रृंखला लिखना। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हैं और साइक्लिक हैं, तो इसलिए इसको क्या कहूंगा मैं, साइक्लोपेंटेन, राइट। पहले पर
ओइक एसिड, और दूसरे पर दूसरा कार्बन इधर को लेना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते चलेंगे, कौन, मैथिल। तो 2 पर मैथिल, ये तो प्रीफिक्स होता है, और सफिक्स क्या है, 1 ओइक एसिड, या आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, 2 मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, बेहतर होगा, मैंने बताया था जब उसमें काउंटिंग में नहीं लेते तो हम क्या कहते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। दोनों तरीके से नामकरण आप इसका कर सकते हैं। यहाँ आइएगा, ठीक है। अब इसमें पहला कार्बन ये, दूसरा ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, दूसरे, चौथे और छठे पर 3 नाइट्रो समूह मौजूद हैं, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, है ना। और ये C6H5COOH, ये क्या है, बेंजोइक एसिड, या इसे हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, या तो आप कह दीजिएगा बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी बेसिक्स जानकारी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जब तक आपको बेसिक्स जानकारी मौजूद नहीं है, आपको ये ठीक प्रकार से तैयार नहीं है, तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आप अच्छे से तैयार करें।